हेलो गाइस, वेलकम यू अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल PR स्मार्ट स्टडी। सो अब तक हमने इस लेक्चर सीरीज में 6 चैप्टर्स क्लास 9th NCERT के डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। सो आई होप आपको वो सारे चैप्टर्स अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस या क्वेरी हो पिछले चैप्टर से रिलेटेड, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। और अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई आपको सुझाव देना हो कि हम इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आप यू आर द मोस्ट वेलकम। प्लीज़ डू सजेस्ट इफ़ देयर इज़ एनी सजेशन बाय राइटिंग इन द कमेंट बॉक्स। सो जो भी सुझाव हैं आपके, अगर हम लेक्चर को और कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और कैसे कम्प्रहेंसिव बना सकते हैं, उसके लिए अगर कोई आपको सजेशन देना हो तो आप वो भी दे सकते हैं। सो इस वीडियो में हम इस लेक्चर सीरीज के और अपनी जो क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक है NCERT की, उसके चैप्टर 7 को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर 7 हमारा ट्रायंगल्स के बारे में है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ताकि कोई भी वीडियोज मैं पोस्ट करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही चला जाए। एंड after subscribing the channel and please press the bell icon for the notification of the new videos। so इस चैप्टर्स में हम ये सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा ट्रायंगल होगा, एंड देन ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंस क्या होता है वो पढ़ेंगे। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये चैप्टर जो होता है, ये चैप्टर जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज में भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि हमें हाई स्कूल की बोर्ड पेपर में बहुत ही रिलेवेंट हैं, उसमें पूछे जा सकते हैं, मतलब पूछे जाने की संभावना, प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चैप्टर्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो हमारा फिर आगे उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा कि हम कॉन्ग्रुएंस क्यों पढ़ते हैं, कॉन्ग्रुएंस का क्या इंपॉर्टेंस है वो पढ़ेंगे। उसके बाद कॉन्ग्रुएंस, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस होने के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, जिसमें हम SAS क्राइटेरिया और AAS क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया और RHS क्राइटेरिया के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे, और इनइक्वालिटीज़ ट्रायंगल में क्या होती है वो भी पढ़ेंगे। और लेक्चर के बीच बीच में ही हम एक्सरसाइज, जो तीनों एक्सरसाइज दी गई हैं इस बुक में, एक्सरसाइज 7.1, 7.2 एंड 7.3, इन एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि हमने सॉल्व करके ऑलरेडी इस PPT में इंक्लूड किया है। काफ़ी डिटेल में ये लेक्चर होने वाला है और काफ़ी डिटेल में हम समझाएंगे भी। अगर लेक्चर बड़ा होता है तो हम इस लेक्चर को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा ट्रायंगल क्या होता है। अब ट्रायंगल के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल क्या होता है वो समझते हैं। लेट्स मूव अहेड। अगर हम ट्रायंगल की बात करें कि ट्रायंगल क्या होता है, तो ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है। इट इज़ अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन विच इज़ कॉल्ड अ ट्रायंगल। ट्रायंगल एक क्लोज्ड फिगर होता है जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है। एक क्लोज्ड फिगर जो कि 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से बनता है उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं। ट्राई मीन्स 3 एंगल्स, तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं बेसिकली, तो इसलिए इसको ट्रायंगल बोलते हैं। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेज। एग्जाम्पल के तौर पे ये ABC हमारा एक ट्रायंगल है, जो कि फिगर 7.1 में दिखाया गया है। इसमें आप अगर देखेंगे तो ये 3 लाइन है, एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन ये। 3 लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करती हैं तो एक क्लोज्ड फिगर का कंस्ट्रक्शन होता है, और उस क्लोज्ड फिगर को ही हम ट्रायंगल बोलते हैं। और हमने ये भी देखा कि ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं, इसमें जैसे कि AB,
AC और BC, ये 3 साइड्स हो गए। 3 एंगल्स होते हैं, तो एंगल A, एंगल B और एंगल C, 3 एंगल्स हो गए। और 3 वर्टेक्सेज होते हैं, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स C। तो 3 साइड, 3 साइड्स, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टेक्सेज आर देयर इन ट्रायंगल। तो ये हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा। आगे देखते हैं कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है कि इक्वल इन ऑल द रिस्पेक्ट्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि इक्वल इन ऑल द रिस्पेक्ट और फिगर हुज शेप एंड साइजेज आर बोथ द सेम। ऐसे फिगर्स जिसके शेप और जिसका साइज, शेप एंड साइज, जिस फिगर का मतलब ऐसे फिगर्स जिसका शेप्स एंड साइज दोनों सेम होते हैं, या वो दोनों फिगर्स एक दूसरे के इक्वल हैं इन ऑल द रिस्पेक्ट। इन ऑल द रिस्पेक्ट मीन्स शेप्स में, साइज में, सारे रिस्पेक्ट्स में 2 फिगर्स अगर सेम हैं तो उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलते हैं या कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि कॉन्ग्रुएंस ऑफ 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मतलब 2 ट्रायंगल्स हर रेस्पेक्ट में इक्वल होंगे, मतलब उनका शेप्स सेम होगा, उनका साइजेज भी सेम होंगे, सब कुछ सेम टू सेम होगा। ठीक है, तो इसका कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हम जो फ़ोटो खिंचवाते हैं तो उसमें 2 फ़ोटो सेम साइज का होता है, सेम शेप्स का होता है, तो वो कॉन्ग्रुएंट होता है। जो हम बैंगल्स होती हैं, चूड़ियाँ, वो भी सेम साइज के होते हैं तो वो भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं। एक ही बैंक के थ्रू 2 ATM कार्ड जो इशू होता है वो भी कॉन्ग्रुएंट होता है। 1 रुपये का कॉइन मतलब सेम टाइप्स का, जो कि अभी जैसे 2 रुपीज़ का कॉइन है और रुपीज़ का बहुत टाइप्स के कॉइन, तो एक ही टाइप्स का सेम टाइप्स का 2 रुपीज़ का मतलब 1 रुपीज़ का 2 कॉइन्स अगर लोगे तो वो भी आपको कॉन्ग्रुएंट मिलेगा। तो कॉन्ग्रुएंट के ये बहुत सारे एग्जांपल्स हुए कि कॉन्ग्रुएंट मतलब कौन कौन से डेली लाइफ में यूज होने वाले कौन कौन से आइटम्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट ये जानते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंस को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। व्हाई टू स्टडी कॉन्ग्रुएंस। तो जब भी हमें आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करना होता है, सो कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस का बहुत ही ज़्यादा यूज होना होता है। मतलब जो कास्ट बनाना होता है, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो कास्टिंग बनाते हैं, क्योंकि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए मतलब एक एक आइटम उसमें कास्टिंग होती है, कास्टिंग या मोल्ड होता है। कास्टिंग या मोल्ड में मतलब सेम टाइप्स के आइटम्स को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो वो कास्टिंग या मोल्ड बनाने के लिए हमें कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हमारे जो फ्रिज होती है, रेफ्रिजरेटर होता है घरों में, उसमें जो आइस का ट्रे होता है, तो उसमें आप देखोगे जितने भी आइस के क्यूब्स के शेप्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो उसको कास्टिंग करने के लिए, उसको बनाने के लिए कॉन्ग्रुएंस की ज़रूरत होती है। और हमारे पेन में जो रिफिल्स डलवाते हैं, पेन ख़त्म होने के बाद जो अंदर रिफ़िल होती है वो भी कॉन्ग्रुएंट होती है। तो इन सब आइटम्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कॉन्ग्रुएंस के कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। और इस तरीके से और भी बहुत सारे मतलब एग्जाम्पल हैं जहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस को समझना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हुए जहाँ पे जिससे हमें ये पता चलता है कि व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी द कॉन्ग्रुएंस। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द 2 ट्रायंगल्स। 2 ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस को समझना है। ओके, सो 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल, मतलब द साइड्स एंड द एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल। तो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनके साइड्स एक ट्रायंगल के 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। तो दूसरे ट्रायंगल के भी 3 साइड और 3 एंगल होंगे। तो पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल, दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल जब एक दूसरे के इक्वल हों
तो हम ये कहते हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो ये हमारा मतलब दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होते तो उसका क्या मतलब होता है वो हमने समझा कि पहले ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड्स और तीनों ट्रायंगल मतलब तीनों एंगल के इक्वल होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे ने दो ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सो अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं कि ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC, है ना। दो ट्रायंगल अगर एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो हम उसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं, और ये वाला जो सिंबल होता है ये ट्रायंगल के लिए सिंबल होता है, ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें नोट करना है। सो नोटिस दैट व्हेन द ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC देन द साइड्स ऑफ ट्रायंगल PQR फॉल ऑन द कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल ABC एंड सो इज द केस फॉर द एंगल्स व्हिच मीन। तो जब ये ट्रायंगल PQR ट्रायंगल ABC के कॉन्ग्रुएंट होता है तो एक ट्रायंगल का जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है दूसरे ट्रायंगल के जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं उसी पे वो फॉल करना चाहिए, मतलब उसी पे कोरस्पॉन्डेंस होना चाहिए उसका, और पहले ट्रायंगल के जो एंगल दूसरे ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उस पे फॉल करना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर PQR और ट्रायंगल ABC हम कॉन्ग्रुएंट लिख रहे हैं तो हमारा जो एंगल P होगा एंगल A पे फॉल करेगा, एंगल Q होगा वो एंगल B पे फॉल करेगा, एंगल C होगा वो मतलब एंगल R होगा वो एंगल C पे फॉल करेगा, और साइड PQ विल फॉल ऑन द साइड AB, QR विल बी फॉल ऑन द साइड BC एंड PR विल फॉल ऑन द साइड AC। तो ये मतलब होता है, आप मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि P वाला, अगर आप ऐसे लिख रहे हो कि ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC तो आप ऐसा नहीं लिख सकते कि P हमारा C पे के कोरस्पॉन्डिंग है, Q हमारा क्या कहते हैं A के कोरस्पॉन्डिंग है, ऐसा नहीं होता है। जो हम लिख रहे हैं तो उसको मतलब इसका उस तरीके से इसको फॉलो होना चाहिए, मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो इक्वल साइड्स होती हैं वो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स पे वो फॉल होनी चाहिए। एक ट्रायंगल की जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड्स शुड फॉल ऑन द कोरस्पॉन्डिंग इक्वल साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल। सो ये मतलब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें याद रखना है। मतलब वहाँ पे 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होता है बिटवीन द वर्टेक्सेज। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टेक्सेज जो होते हैं उनके बीच 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होता है, मतलब P कोरस्पॉन्ड टू A, P A के कोरस्पॉन्डिंग होगा, Q B के कोरस्पॉन्डिंग होगा, और पॉइंट R जो होगा मतलब R वाला वर्टेक्स C के कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि वर्टेक्स P कोरस्पॉन्ड टू वर्टेक्स A, वर्टेक्स Q कोरस्पॉन्ड टू वर्टेक्स B, वर्टेक्स R कोरस्पॉन्ड टू द वर्टेक्स C। अगर मतलब ये वाला एक कोरस्पॉन्डेंस अगर इस्टेब्लिश है तो हम ये लिखते हैं कि ट्रायंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। बट आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं ना कि ट्रायंगल QRP, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग Q का A के साथ कोरस्पॉन्डेंस नहीं है, Q का B के साथ कोरस्पॉन्डेंस है। इसी तरीके से R का B के साथ कोरस्पॉन्डेंस नहीं है, R का C के साथ कोरस्पॉन्डेंस है। तो ये वाली चीज़ जो होती है वो गलत होती है। आप ऐसे किसी भी, क्योंकि ये QRP और PQR रिप्रेजेंट तो सेम ट्रायंगल को ही कर रहे हैं, बट कोरस्पॉन्डेंस जो होगा एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल का बिटवीन द वर्टेक्सेज के बीच जो 1-to-1 कोरस्पॉन्डेंस होता है उसी सीक्वेंस में ही हमें वो कॉन्ग्रुएंट का मतलब कॉन्ग्रुएंस को राइट डाउन करना होता है। आप किसी भी सीक्वेंस को उठा के नहीं लिख सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अभी आगे हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे कि अगर हम उल्टा लिख देंगे ऐसे QRP या ABC ऐसे कुछ भी लिख दोगे आप तो मतलब ज़रूरी नहीं को उस पर फॉल करे, है ना। 1-to-1 कोरस्पॉन्डिंग का मतलब हुआ कि आप इस ट्रायंगल को अगर मतलब इसको अगर उस
पहले वाले ट्रायंगल पे ड्रॉ करो तो सेम टू सेम एग्जैक्टली मैच करना चाहिए सारे वर्टेक्स। तो आर हमेशा सी पे मैच करेगा, मतलब आर वाला पॉइंट यहाँ पे सी पे जाएगा, क्यू वाला पॉइंट क्या कहते हैं बी पे जाएगा, मतलब इधर आएगा, और पी वाला पॉइंट अगर ए पे जाएगा। जब ये सारे तीनों पॉइंट एक दूसरे से कॉन्साइड करेंगे तब भी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसा नहीं है कि आर वाला आप ए पे भेज दो और ए वाला क्या कहते हैं क्यू पे भेज दो, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, है ना, कि कोरेस्पॉन्डेंस ये कॉन्ग्रुएंट लिखने के लिए आपको जो सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा वही सीक्वेंस, मतलब वो सीक्वेंस वैलिड होना चाहिए, कोई भी सीक्वेंस आप नहीं ले सकते हैं। ओके, सो देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू राइट द कोरेस्पॉन्डेंस ऑफ द वर्टेक्स करेक्टली फॉर राइटिंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल इन सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म में जब भी हमें ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस को लिखना होगा तो हमें वर्टेक्सेस के कॉरेस्पॉन्डेंस को करेक्टली लिखना होगा। जो वर्टेक्स एक ट्रायंगल का जो वर्टेक्स दूसरे ट्रायंगल के जिस वर्टेक्स से मैच करेगा उसी के सीक्वेंस में हमें ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस को लिखना है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ। So note that in the congruent triangle corresponding parts are equal and be right in short CPCT for corresponding part of the congruent triangle. So अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो corresponding पार्ट होते हैं वो इक्वल्स होते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट, मतलब क्या बोल सकते हो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का, जो कि हमें बहुत ही यूज होने वाला है। आगे सारे क्वेश्चंस इसी के बेसिस पे सॉल्व होंगे। तो जब दो ट्रायंगल एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट होते हैं वो इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब जो साइड जिस साइड के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो इक्वल होगा, उसके जो एंगल जिस एंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा वो एंगल इक्वल्स होंगे, है ना। तो इसका मतलब ये होता है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं। और इन द शॉर्ट फॉर्म में हम उसको CPCT लिखते हैं। CPCT का मतलब ये होगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इसका मतलब होता है। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को CPCT लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और ये काफ़ी आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है ना, आगे हम समझेंगे इसको। सो आई होप आपको ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस, दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के लिए वो स्टडी करेंगे। सो बेसिकली इन दिस चैप्टर ऑल्दो वी कैन से देयर आर ओनली 4 क्राइटेरिया फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंस के लिए 4 क्राइटेरियाज आर देयर। सो we will study these criteria one by one. So first criteria is SAS congruence rule. So इसको axiom 7.1. So axiom तब होता है जब कोई चीज़ सही होती है बट हम उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। कोई चीज़ यूनिवर्सल ट्रुथ होती है ना, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ हो और जिसको हम प्रूव ना कर सकते उसको हम एक्जियोम्स बोलते हैं। तो ये हमें पता है ना कि ये रूल एग्जिस्ट करता है बट हम इसको प्रूव नहीं कर सकते, इसलिए इसको एक्जियोम्स बोल दिया। सो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या होता है वो समझते हैं। तो टू ट्रायंगल्स ऑन कॉन्ग्रुएंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल, है ना, ये पॉइंट याद रखना। 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड लो और उसके बीच में जो एंगल इंक्लूड होता है, इंक्लूडेड एंगल का इंपॉर्टेंस है ना, कोई भी एंगल नहीं लगते, 2 साइड्स और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल, है ना। कोई भी आप 2 साइड लोगे उसके बीच में एक एंगल एग्जिस्ट करेगा। तो 2 साइड्स और इंक्लूडेड एंगल एक ट्रायंगल का आर इक्वल टू द 2 साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। सो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल ये होता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल का 2 साइड और इंक्लूडेड एंगल दूसरे ट्रायंगल के 2 साइड्स और उसके इंक्लूडेड एंगल के इक्वल होता है तब SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। सो रिजल्ट कैन नॉट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रीवियसली नो रिजल्ट, मतलब अब तक जो हमने स्टडी किया है
उस स्टडी के थ्रू हम इस रिजल्ट को प्रूव नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ एक्सेप्टेड एज एन एक्जियोम्स, है ना। अगर हम इसको प्रूव कर देते तो ये हमारा थ्योरम हो जाता, पर प्रूव नहीं कर पाए हैं इसलिए ये एक्जियोम्स है। एंड फॉर ट्रायंगल टू बी द कॉन्ग्रुएंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इक्वल एंगल्स आर इंक्लूडेड बिटवीन द पेयर ऑफ इक्वल साइड्स। तो जैसा हमने स्टडी किया कि आप कोई भी एंगल नहीं ले सकते हैं, वो दो साइड्स जो आप ले रहे हो उसके बीच का ही एंगल हमें इक्वल होना चाहिए, तब क्या कहते हैं SAS कॉन्ग्रुएंस रूल वैलिड रहेगा। तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल होल्ड बट नॉट द SSA, है ना। SAS का मतलब होगा साइड एंगल साइड, और ASS का मतलब एंगल साइड साइड, मतलब कोई एक एंगल लिया, जैसे ये एंगल लिया साइड साइड, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसे मतलब कि साइड साइड एंगल, ये साइड और ये एंगल, है ना। क्योंकि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आप लगा के मतलब वो इस तरीके से देखो तो केवल SAS ही कॉन्ग्रुएंस रूल ही सही होता है, ASS और SSA रूल नहीं होता है, कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता है, वो कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया नहीं होती है। तो हम SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या पढ़ा हमने कि दो साइड्स, कोई भी दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, है ना, कोई भी एंगल नहीं, दो साइड्स और उसके बीच का एंगल, जब एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के दो साइड्स और उसके बीच के एंगल के इक्वल होता है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट क्राइटेरिया है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे 7.7 में देखते हैं। तो ये हमारा दो ट्रायंगल हुआ ABC और PQR, इसमें AB साइड PQ साइड्स के इक्वल है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, BC साइड्स QR साइड्स के इक्वल है 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, है ना। और इनके बीच का एंगल, दोनों दो इक्वल साइड्स जो हैं उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल 50 डिग्री 50 डिग्री। तो SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के थ्रू ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, है ना। इसमें देखो दो साइड्स लिया है, ये साइड्स और ये साइड AB और BC, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल ही लिया है। ये नहीं है कि एंगल BAC, ये एंगल है और ये एंगल नहीं लिया है, उसके दोनों साइड्स जो इक्वल है उसके बीच का ही एंगल लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, सेकेंड क्राइटेरिया पढ़ते हैं ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस के लिए। सेकेंड क्राइटेरिया में हमारा ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है। पहले हमने क्या पढ़ा, SAS, मतलब उसको आप ऐसे सास पढ़ सकते हैं, है ना। SAS इसको आस, ASA इसको आस पढ़ सकते हैं, इसको सास ऐसे याद रखते हैं, सास आस। तो ये ASA कॉन्ग्रुएंस रूल है, सेकेंड क्राइटेरिया। तो इसमें ये है कि अगर टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, पहले वाले में क्या था, टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, यहाँ पे है टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल अगर इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, देन बोथ मतलब दोज बोथ ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट, है ना। सो अगर एक ट्रायंगल का दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और उसके बीच के इंक्लूडेड एंगल के बराबर होगा, तब वो दोनों ट्रायंगल अपना इक्वल होंगे, मतलब दोनों ट्रायंगल इक्वल इन द सेंस कॉन्ग्रुएंट होंगे एक दूसरे को। दिस रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड, सो दिस रिजल्ट इज कॉल्ड द थ्योरम एंड वी कैन प्रूव इट, है ना। SAS एक्जियोम्स को यूज करके हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसको एज अ थ्योरम रिप्रेजेंट किया गया। हमने एक्जियोम 7.1 पढ़ा, ये थ्योरम 7.1 हुआ। ओके, सो इसका प्रूफ कैसे दिया गया है, हमने यहाँ पे फिगर 7.2 पे हमें टू एंगल्स और इंक्लूडेड साइड इक्वल हैं। तो टू एंगल्स मतलब ये एंगल्स, एंगल B एंगल E के इक्वल है और एंगल C एंगल F के इक्वल है, और उनके बीच का इंक्लूडेड साइड एंगल मतलब साइड BC साइड AF के इक्वल है। ये चीज़ हमें मतलब दिया गया है ना। इट इज़ गिवन, 3 थिंग्स आर गिवन, वी नीड टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर कॉन्ग्रुएंट। सो इसको प्रूव करने के लिए मतलब इसका प्रूफ ये एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इसको प्रूव में 3 केसेज अराइज होते हैं। फॉर प्रूविंग द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द टू ट्रायंगल्स 3 केसेज आर अराइज, है ना। सो हम सबसे पहले ये मानते हैं कि AB
AD के AB और ABD के बराबर है, ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया पहले केस में, है ना। सो अब ABD के बराबर है, ये हमने एज्यूम किया। सो एक ये मतलब क्राइटेरिया हो गया। एंगल B एंगल E के बराबर है, ये हमें गिवन है, और BC EF के बराबर है, ये भी गिवन है। सो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या हुआ कि अगर मतलब अब ऐसा मान लो ये चीज़ हमने एज्यूम किया, ABD के और BC EF के बराबर दिया गया, और ये एंगल के बराबर है, ये भी दिया गया। तो टू साइड्स और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर बराबर है तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। यहाँ पे हमने ABAD के मतलब ABAD के बराबर है ये एज्यूम किया, पहला केस हो सकता है ना। सो ये हो गया। अब दूसरे केस में हम ये मानते हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि AB DE से बड़ा है, AB DE से बड़ा है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। तीसरी पॉसिबिलिटी AB DE से छोटा है, ये हो सकती है ना। दो साइड से है ट्रायंगल का, या तो वो उसके बराबर होगा, या तो उससे बड़ा होगा, या तो उससे छोटा होगा। तो तीन केसेज वही जो हम पीछे डिस्कस किए, थ्री केसेज विल अराइज। तो तीन केसेज यही हैं। तो पहले केस में अगर AB DE के बराबर है तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। और अब वो हमने प्रूव कर दिया कि वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज करके। और अगर अब दूसरा केस है कि AB DE से बड़ा है तब क्या है। तो अगर इस केस में हम एक पॉइंट लेते हैं AB पर P सच दैट द PB इक्वल टू DE। अगर AB DE से बड़ा है तो हम एक ऐसा पॉइंट एक ट्रायंगल के इस साइड पे चूज कर रहे हैं सच दैट द लेंथ ऑफ दिस PB इक्वल टू द लेंथ ऑफ DE, है ना, ये इसके बराबर है, ये हमने ऐसा चूज किया। सो हम ये दोनों ट्रायंगल को, ट्रायंगल PBC और DEF, ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं और इसमें ऑब्जर्व करते हैं। PB इक्वल टू D, क्योंकि हमने पॉइंट P को इस तरह से मार्क किया है कि PB DE के बराबर हो, तो बाई कंस्ट्रक्शन इट इज गिवन। एंगल B is equal to angle E, it is given, and BC equal to EF, it is also given. So we can conclude that the triangle PBC congruent to triangle DEF, है ना, बाई SAS एक्जियम से। इसमें क्या हो गया, SAS एक्जियम को फॉलो करते हुए ये दोनों ट्रायंगल PBC और ट्रायंगल DEF को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब हमें ये पता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, वो जो हमने CPCT पढ़ा था ना, CPCT कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, है ना, वो क्राइटेरिया के थ्रू अब इस दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इनके भी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो जो अपना ये एंगल होगा, एंगल PCB विल बी इक्वल टू द ट्रायंगल, मतलब एंगल DEF। CPCT रूल को यूज करके हमने ये एंगल इक्वल होगा, ये हमने लिखा। सो हमें पहले ये भी दिया गया है कि एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DFE, ये ऑलरेडी हमारा दिया गया है ना, क्योंकि AS में क्राइटेरिया में क्या है कि एंगल साइड एंगल, ये ऑलरेडी दिया गया है। तो ये एंगल इस एंगल के बराबर ऑलरेडी दिया गया है, एंगल ACB एंगल DFE के बराबर। सो अब यहाँ पे PCB भी एंगल DFE के बराबर है और ACB भी एंगल DFE के बराबर है। अब ये दोनों चीज़ें तभी पॉसिबल है जब हमारा P A पे कॉन्साइड करे, है ना, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, सो इस तरीके से जो BA इक्वल टू AD, P जब A से कॉन्साइड करेगा तो हमारा BA इक्वल टू मतलब AD ED हो जाएगा। तो ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल DEF। तो हमने पहले ये ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल PCB को ट्रायंगल DFE के तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। उसके बाद CPCT रूल को करके हमने प्रूव किया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। बट ये
एंगल ए सी बी इस एंगल डी एफ ई के ऑलरेडी बराबर दिया गया है, तो ये तभी पॉसिबल है जब पी पॉइंट ए पॉइंट से कोइंसाइड करेगा। सो बी ए इक्वल टू ई डी के बराबर होगा। अगर पी क्या कहते हैं मतलब पी ए से कोइंसाइड करता है तो बी ए इक्वल टू ई डी के बराबर होगा। और उस केस में हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बी ए अगर बी ए डी के बराबर हो गया, बी ए मतलब बी ए ई डी के बराबर हो गया और उसके बीच का एंगल ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वल, और बी सी इक्वल टू ई एफ, तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है। तो ये भी दूसरे केस में भी हमने प्रूव कर दिया। तीसरा केस भी बुक में ऐसा दिया गया कि आप सेम आर्गूमेंट को रिपीट करते हुए आप प्रूव कर सकते हैं। तो हमने उसको कैसे प्रूव करना है वो हमने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, मतलब लिखा है, समझ लेते हैं कैसे प्रूव किया। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि तीसरा केस क्या है, हो सकता है कि ए बी साइड डी ई से लेस हो, तो हम डी ई पे एक ऐसा पॉइंट एम लेंगे सच दैट द एम ई इक्वल टू ए बी। हम यहाँ पे बाई कंस्ट्रक्शन डी चूँकि ए बी से बड़ा है तो डी पर एक पॉइंट एम इस तरह से लेंगे कि ए बी इक्वल टू एम ई हो, है ना। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया। सो अब हमें ये प्रूव करना है कि एम पॉइंट डी से कोरस्पॉन्ड मतलब डी को कोइंसाइड करता है ना, इस तरह वो हमें प्रूव करना है। और फिर हमें एस एस कॉन्ग्रुएंस रूल को मतलब यूज करते हुए प्रूव करना है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने ट्रायंगल ए पी सी और ट्रायंगल एम ई एफ ये दोनों ट्रायंगल लिया। अब इसमें एम ई इक्वल टू ए बी, ये कैसे कि हमने बाई कंस्ट्रक्शन हमने एम पॉइंट को इस तरीके से चूज किया है कि वो ए बी के बराबर हो। सो एम इक्वल टू ए बी बाई कंस्ट्रक्शन एंगल बी गिवन टू द एंगल ई मतलब इक्वल टू द एंगल ई, और ये एफ है ना। एंगल बी इज गिवन टू इक्वल टू द एंगल ई। सो और बी सी इक्वल टू ई एफ ये भी दिया गया है। तो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एम ई एफ दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। फिर सी पी सी टी रूल को कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल्स होते हैं। इस फीचर्स को यूज करके ये बोल सकते हैं कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एफ ई एम मतलब एम एफ ई, है ना। एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल एम एफ ई, बट ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि एंगल ए सी बी एंगल डी एफ ई के बराबर है। तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब एम पॉइंट डी को कोइंसाइड करे, और अगर एम पॉइंट डी को कोइंसाइड करता है तो हमारा ए बी इक्वल टू ई डी होगा, है ना। ए बी इक्वल टू फिर क्या हो जाएगा, अगर एम डी को कोइंसाइड करता है तो ए बी इक्वल टू डी ई हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू सॉरी ये डी लिख गया, ए बी इक्वल टू डी हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू डी फिर ये प्रूव कर हो गया, और एंगल बी एंगल ई के कॉरस्पॉन्डिंग है ही है मतलब इक्वल है, और बी सी इक्वल टू ई एफ ऑलरेडी गिवन है। सो एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, तो ये हमने थर्ड केस समझा ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने का। अगर आपको कोई डाउट हो इसको समझने में, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे मतलब हो सकेगा तो नया वीडियो भी छोटा सा बना के आपको समझाऊंगा। और अगर कुछ पार्टिकुलर क्वेरीज है मतलब इस कोई किसी पार्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दैट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा ये दिया गया है कि कुछ पॉइंट हैं। सपोज नाउ इन टू ट्रायंगल्स टू पेयर ऑफ द एंगल एंड वन पेयर ऑफ द साइड्स आर इक्वल, है ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा, टू साइड्स उसके बीच का एंगल और टू एंगल्स और उसके बीच का साइड, ये दोनों केस हमने पढ़ लिया है। अब सपोज कि टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल, बट साइड
जैसा कि हमने बताया था कि साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिटवीन द कोरस्पॉन्डिंग इक्वल पेयर, है ना। मतलब जो साइड है वो दोनों एंगल का जो पेयर है दोनों एंगल के बीच में इंक्लूडेड नहीं है। अगर ऐसा केस हो तब वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे कि नहीं होंगे वो हमें यहाँ पे मतलब देखना है। हमें पता है कि सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। अगर टू पेयर्स ऑफ एंगल इक्वल हैं तो थर्ड पेयर भी इक्वल होगा, क्योंकि 180 में से सम ऑफ द इक्वल एंगल्स को आप हटाओगे तो वो इक्वल ही आएंगे, है ना। तो अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा एंगल ऑलरेडी सेम होगा ट्रायंगल का। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर्स ऑफ एंगल एंड वन पेयर ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। हमने ये देखा था कि वो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल में क्या देखा था कि SAS में SAS ही एग्जिस्ट करता है ना। ऐसा नहीं है कि ASS या SSA ये दोनों चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करती थी, केवल SAS ही एग्जिस्ट करता था। बट यहाँ पे AAS मतलब AAS कैन भी एग्जिस्ट, क्योंकि हमने ये पढ़ा कि ASS इसके बारे में तो हम पीछे पढ़े ही हैं, एंगल साइड एंगल। बट AAS भी कोई भी दो एंगल पेयर ले लो, कोई ट्रायंगल का कोई भी दो एंगल ले लो और कोई भी एक साइड ले लो, अगर वो इक्वल होता है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल्स और कोई भी साइड, तो भी हमारा वो दोनों ट्रायंगल, उस केस में भी वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, है ना। पिछले वाले केस में वो नहीं एग्जिस्ट करते, बट यहाँ पे हमारा AAS भी एग्जिस्ट, मतलब AAS कॉन्ग्रुएंट रूल भी एग्जिस्ट करता है। ASA या AAS ये दोनों चीज़ वैलिड होते हैं। लास्ट में एक पॉइंट और दिया गया है कि इक्वलिटी ऑफ द थ्री एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ट्रायंगल। अगर किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हैं तो ये हमारा सफिशिएंट नहीं होगा फॉर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ, मतलब कॉन्ग्रुएंस ऑफ टू ट्रायंगल। दो ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए तीनों के तीनों एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हों, ये मतलब होना सफिशिएंट नहीं होता है। Therefore, for the congruence of the triangle, out of the three parts, one has to be side। मतलब तीनों एंगल्स इक्वल करके हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते हैं, उसमें से एक ना एक कोई साइड्स होनी चाहिए। ओके, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि तीनों एंगल्स अगर एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर है तब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, ठीक है। उसमें से एक मतलब उन तीन चीज़ें इक्वल होती हैं, उन तीनों चीज़ों में से एक चीज़ साइड होनी ज़रूरी है। फॉर द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल आउट ऑफ द थ्री इक्वल पार्ट, जो तीन पार्ट इक्वल हम दिखाते हैं उसमें से तीनों इक्वल पार्ट में से एक इक्वल चीज़ जो होती है वो साइड्स होनी चाहिए, है ना। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि साइड्स तो होनी ही चाहिए। अगर AA मतलब AAA कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं एग्जिस्ट करता है। ओके, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। आगे हमारा एक्सरसाइज 7.1 है। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, इसमें 8 क्वेश्चन है, 5 नहीं है। ओके, ये एक्सरसाइज 7.1 है, यहाँ पे 7.1 है। इसमें पहला है कि एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ACBD, जिसमें कि ACBD के बराबर है ऐसा दिया गया है, और AB बाइसेक्ट करता है एंगल A को। ये एंगल DAC या एंगल CAD जो भी बोलो आप इसको बाइसेक्ट करता है। सॉरी, ये वाली लाइन मतलब AB इसको बाइसेक्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। दैट हमें ट्रायंगल ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। और BC और BD में क्या रिलेशंस है उस पर हमें कमेंट करना है, उस पर हमें बताना है। हमें जो दिया है हमने वो लिख लिया कि AC AD के बराबर है, AB
बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, मतलब एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी। सो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। और हमें बी सी और बी डी के बारे में, मतलब वो दोनों इक्वल हैं या नहीं है, उसके बारे में कमेंट करना है। तो हम दोनों ट्रायंगल ए बी सी और ए बी डी को लिए, उसको कंसीडर किया। उसमें ए सी इक्वल टू ए डी ये ऑलरेडी गिवन है, एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी, ये भी जो कि ए बी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, तो ये दोनों एंगल आधे आधे एंगल बराबर हो गए। और ए बी इक्वल टू ए बी दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन है। सो इसमें क्या हो गया, ये और ये और ये है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया हमें एप्लीकेबल होगा। तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू वी कैन से कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए बी डी। सो बाई सी पी सी टी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल फीचर को corresponding part of the congruence triangle are equal. So by using that property we can say that BC equal to BD. So BC और BD आपस में इक्वल होंगे। ओके, सो ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें एक क्वाड्रिलेटरल अगेन ABCD दिया गया है, इन व्हिच AD इक्वल टू BC, AD BC के इक्वल टू, ये एक लाइन दोनों साइड्स पे अगर ऐसे क्रॉस करके दिया गया तो इसका मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है, ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में इसको लिखते हैं। तो AD इक्वल टू BC ये दिया गया है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA है ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के दिया गया है ना, यहाँ वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर दिया गया है। सी फिगर 7.717 में हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल BAC ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। और हमें ये प्रूव करना है कि BD इक्वल टू AC के बराबर है। और तीसरे पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। ओके, सो ये तीनों चीज़ें हमें प्रूव करना है। सो हमें क्या क्या दिया गया है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है ना। एग्जाम में आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि हमें क्या क्या दिया गया है और हमें क्या क्या प्रूव करना है, फिर आप 1 बाय 1 पार्ट को कंसीडर करते हुए आगे आपको ऐसे ही प्रूव करना है। डायरेक्ट आपको ऐसे जंप नहीं कर देना, सिस्टमेटिक ढंग से आप सॉल्व करोगे तब आपको पूरे नंबर मिलेंगे एग्जाम में, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिस्टमेटिक ढंग से चीज़ों को लिखो ताकि जो भी आपका कॉपी चेक करे उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो, ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना लगाना पड़े, उसको मगजमारी ना करना पड़े आपके क्वेश्चंस के आंसर को समझने में, तब वो आपको फुल नंबर मिलने की काफ़ी उम्मीद रहती है। तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से ही आंसर को लिखना है कि हमें क्या क्या दिया गया है, हमें क्या प्रूव करना है, फिर आप 1 पार्ट को एक्सप्लेन करते हुए उसको आप सॉल्व करो। तो हम सबसे पहले हमें ट्रायंगल ABD ट्रायंगल BAC के कॉन्ग्रुएंट है ये चीज़ प्रूव करना है। तो हमने ABD और BAC ट्रायंगल को लिया है ना, उसमें AD इक्वल टू BC ये ऑलरेडी गिवन है, एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA ये भी गिवन है, और एंगल ABA मतलब ये साइड AB इक्वल टू साइड AB जो कि ये कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल में ये साइड्स इस साइड के इक्वल है और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है और AB ऑलरेडी कॉमन है। तो ट्रायंगल किस क्राइटेरिया के थ्रू, मतलब ये SAS कॉन्ग्रुएंस रूल के थ्रू SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब चूँकि CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, उस रूल को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि BD इक्वल टू AC, उसमें BD क्या है, BD मतलब ये BD इक्वल टू AC, चूँकि AC कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट के, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के, है ना। ट्रायंगल ABD के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है ट्रायंगल ACB
मतलब सॉरी, मतलब दोनों ट्रायंगल आप लोगे ए सी बी और ट्रायंगल ए डी बी, तो उन दोनों का एक कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है ए बी और ए सी, मतलब नहीं सॉरी बी डी और ए सी, है ना। सो CPCT क्राइटेरिया को यूज करके हम ये कह सकते हैं कि बी डी ए सी के बराबर है। उसी तरीके से CPCT इक्वल होते हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। तो उस फीचर्स को यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, क्योंकि एंगल ए बी डी किसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, एंगल ये वाले बी ए सी, एंगल बी। देखो अब यहाँ पे बी ए सी कैसे लिख रहे हैं, जैसे ये है ना बी ए सी, आप ये एक कॉन्ग्रुएंट वाली क्राइटेरिया में देखो बी ए सी ऐसे लाइन से बढ़ रहे हैं, तो वो जो 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ पे भी जब आप जाओगे तो एंगल आपका ए बी डी आएगा, ए बी डी, वही चीज़ यहाँ पे पूछा है, तो है ना। जैसे कॉन्ग्रुएंट 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग का क्या इंपॉर्टेंस होता है यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ए बी मतलब ए बी डी ये वाला एंगल किसके कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल बी ए सी ये वाले एंगल के, है ना। सो ये CPCT को यूज करके ये हमारा दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि ADBC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। AB एक लाइन है, उस पर AD और BC हमारा दो परपेंडिकुलर है जो कि इक्वल है ना। ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि CD बाइसेक्ट करता है AB को, CD मतलब ये वाला AB को बाइसेक्ट करता है, तो इसका मतलब हमें ये प्रूव करना है कि BO इक्वल टू AO, है ना, BO इक्वल टू AO ये हमें प्रूव करना है। सो हमें क्या क्या दिया गया है, ADBC के बराबर है और एंगल CBA इक्वल टू एंगल DAB इक्वल टू 90, ये दो चीज़ दिया गया है। हमें ये प्रूव करना है कि BO AO के बराबर हो, तब ये प्रूव हो जाएगा कि CD AB को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सो हमने ट्रायंगल CBO और ट्रायंगल DAO, है ना, ये कॉरेस्पॉन्डेंस बहुत ही ज़रूरी है। ट्रायंगल CBO और ट्रायंगल DAO को कंसीडर किया, तो यहाँ पे CB इक्वल टू DA ये दिया गया है ऑलरेडी। एंगल CBO इक्वल टू एंगल DAO ये भी दिया गया है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री राइट एंगल है और दोनों इक्वल होंगे, 90-90 हैं, दोनों इक्वल होंगे। और DOA और BOA ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर, वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर्स होते हैं, वो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो इसमें कौन सी क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो रही है, तो एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये हुआ, तो AAS क्राइटेरिया यहाँ पे ना, दो एंगल और एक साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के, मतलब एक ट्रायंगल का दो एंगल और एक साइड इक्वल है दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के, तो AAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव हो गया। अब CPCT रूल के थ्रू, CPCT में क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, वो इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा होगा इन दोनों ट्रायंगल में, BO, एक ट्रायंगल का पार्ट BO है, वो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दूसरे ट्रायंगल में AO है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो BO इक्वल टू AO, BO इक्वल टू AO का मतलब ये हुआ कि हमारा जो CD लाइन है, मतलब CD लाइन सेगमेंट है, वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो ये हमारा प्रूव हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि लाइन L और M आर द टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q। LM दो पैरेलल लाइन है जिसको कि अनदर दो पैरेलल लाइन P एंड Q इंटरसेक्ट करती हैं, सो दैट मतलब पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल CDA, यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का सिंबल नहीं लगाया है, ये आप लगा लो,
ट्रायंगल CDA के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये हमें प्रूव करना है। सो यहाँ पे L और M हमने दो पैरेलल लाइन ले लिया, और P और Q ये भी दो पैरेलल लाइन है। अब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, फिगर में। ये फिगर ऑलरेडी दिया गया था। अब हमें इसमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल ADC, ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। सो हमें क्या क्या दिया गया है, L पैरेलल टू M, P पैरेलल टू Q। और हमें ये प्रूव करना है। सो इसमें दोनों ट्रायंगल को हम ABC और CDA को कंसीडर करते हैं। तो AC इक्वल टू AC ये कॉमन रहेगा दोनों ट्रायंगल में। एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC। देखो अब यहाँ पे 1-to-1 कॉन्ग्रुएंस का कैसे यूज हुआ कि एंगल अगर हम DAC लिख रहे हैं तो DAC लिखा, तो यहाँ भी वैसे ही जाना पड़ेगा BACA, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा। तो ये 1-to-1 कॉरस्पॉन्डिंग का यही मतलब होता है। मैं ऐसे भी चाहता तो इसको ऐसे मतलब दूसरे तरीके से भी लिख सकता, बट जो वर्टेक्स जिस वर्टेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग है आपको उसी सीक्वेंस में लिखना है, वो वैलिड होना चाहिए। आप ऐसे ट्रायंगल्स को कंसीडर करो। तो एंगल DAC एंगल BC एक कैसे इक्वल होगा, क्योंकि ये पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हैं, अल्टरनेट एंगल के पेयर हैं। और हमने ये पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन है और उसमें एक ट्रांसवर्सल अगर है, तो यहाँ पे L और M को अगर हम पैरेलल लाइन कंसीडर करते हैं और AC को ट्रांसवर्सल कंसीडर करते हैं, तो जो ये एंगल दोनों दिया गया है DAC और BC ये अल्टरनेट एंगल का पेयर है। और अल्टरनेट एंगल के पेयर इक्वल होते हैं, ये हमने पढ़ा है पिछली क्लासेज में। तो वो प्रॉपर्टी यूज करके तो ये एंगल हमारा इक्वल हो गया। तो एक साइड एक एंगल हो गया। दूसरे में भी जाते हैं कि P और Q भी पैरेलल है, तो P और Q भी पैरेलल है। तो अगर हम P और Q को पैरेलल लाइन माने और AC को ट्रांसवर्सल माने, तो हमारा एक और पेयर का एंगल बनेगा एंगल BAC और या एंगल CAB। यहाँ पे CAB उसे ACD है ना, ये भी अल्टरनेट एंगल का पेयर होगा। अगर हम PQ को पैरेलल माने, P और P को पैरेलल कंसीडर करते हुए AC को ट्रांसवर्सल माने, तो यहाँ पे ये एंगल भी इक्वल होगा CAB और ACD। तो यहाँ पे दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई। तो ASA का रूल यहाँ पे AAS बोल सकते हैं ना, सॉरी ये ASA की जगह पे AAS हो गया है ना। दो एंगल, अच्छा हाँ नहीं सही है, सही, दो एंगल और उसके बीच का साइड ही है, तो है ना, मैंने गलत समझ लिया है ना, सही है, हमने सही लिखा था। तो दो एंगल और उसके बीच की साइड, मतलब ये एंगल और ये एंगल हुआ ना, ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के बराबर है। तो दो एंगल और उसके बीच की साइड इक्वल है। तो ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के तहत, मतलब एज पर दैट ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल ABC और CDA कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 में एक लाइन L दिया गया है जो कि हमें एक एंगल A है उसको बाइसेक्ट करता है, और B इज द एनी पॉइंट ऑन द L, और BP and BQ आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द B टू द आर्म ऑफ द एंगल A। एंगल A के जो आर्म्स हैं उस पे दो परपेंडिकुलर BP और BQ हैं। ओके, एंड हमें क्या क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB ये कॉन्ग्रुएंट हैं, और BP इक्वल टू क्या है BP इक्वल टू, मतलब ये इसके बराबर है, ये प्रूव करना है। मतलब ये बोल सकते हैं कि B इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म ऑफ द एंगल A। सो हमें ये दो चीज़ें प्रूव करनी हैं। सो हमें क्या दिया गया है, ट्रायंगल BAQ इक्वल टू ट्रायंगल BAP,
क्योंकि लाइन एल जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करती है, ये दिया गया है ना। और हमें ये प्रूव करना है कि ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी कॉन्ग्रुएंट हैं। बट इसके अलावा यहाँ पे गिवन दैट में और भी चीज़ें आएंगी, क्योंकि ये दिया गया है कि बी पी एंड बी क्यू आर द परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी। तो मतलब एंगल बी क्यू ए एंगल बी पी ए ये इक्वल होगा, 90 डिग्री है तो वो इक्वल होगा, ये भी और दिया जाना चाहिए। सो हम जो दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, उन दोनों ट्रायंगल को हम कंसिडर करते हैं, ए पी बी और ए क्यू बी। सो बी ए पी मतलब एंगल बी ए पी एंगल बी ए क्यू, चूँकि एल बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया हो गया। और बी पी परपेंडिकुलर टू ए पी एंड बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए क्यू। सो दोनों ये बी एंगल बी ए क्यू और एंगल बी पी ए दोनों 90 डिग्री होंगे, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों चूँकि राइट एंगल हैं। तो ये हमारा दूसरा क्राइटेरिया हो गया। और ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा दो एंगल हो गए, यहाँ पे एक मिनट, ये एंगल और ये एंगल, तो दो एंगल और एक साइड, मतलब दो एंगल और इसके बीच का साइड नहीं है, तो दो एंगल एक साइड है। तो यहाँ पे हमारा ए एस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ए पी बी और ए क्यू बी ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और सी पी सी टी रूल के थ्रू मतलब सी पी सी टी फीचर्स को यूज करके आगे के पार्ट को भी हम प्रूव करते हैं। सो सी पी सी टी मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सो उसके वो इक्वल होते हैं कोरस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, तो उसके थ्रू बी पी इक्वल टू बी क्यू, मतलब कि बी इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम द आर्म ऑफ द एंगल ए। सो ये भी प्रूव होता है। सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा फिगर 7.21 है। इसमें ये दिया गया है कि ए सी इक्वल टू ए ई, तो ए सी ये हुआ इक्वल टू ए ई, है ना। ये दो लाइन मतलब ये वाला साइड ये वाले साइड के इक्वल है, और ए बी इक्वल टू ए बी, तो मतलब ये साइड इसके इक्वल टू है। और एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंगल बी ए डी इक्वल टू मतलब एंगल बी ए डी ये हुआ एंगल ई ए सी इस एंगल के इक्वल है। ये तीन चीज़ें दिया गया, हमें ये प्रूव करना है कि बी सी इक्वल टू डी। तो बी सी इक्वल टू डी, बी सी का मतलब ये वाला यहाँ से यहाँ तक का साइड, और डी का मतलब ये हुआ, है ना। तो अगर हमें ये दोनों प्रूव करना है तो ऐसे दो ट्रायंगल हमें कंसीडर करने पड़ेंगे जिसमें कि ये दोनों साइड्स आते हो। तो बी सी कौन से ट्रायंगल में आता है, ट्रायंगल ए बी सी में आता है, और डी क्या आता है, ट्रायंगल ए डी ई में आता है। तो हमें ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करना होगा। तो हमें क्या क्या दिया गया है, ए बी ए डी के बराबर है, ए सी ए ई के बराबर है, और बी ए डी ई ए सी के मतलब एंगल बी ए डी एंगल ई ए सी के बराबर है। ये तीन चीज़ें हमें दी गई हैं, हमें बी सी इक्वल टू डी प्रूव करना है। तो हम ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डी ई ये दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। सो इन दोनों ट्रायंगल में अगर जाएंगे तो ए बी इक्वल टू ए डी ये ऑलरेडी दिया गया है, ए सी इक्वल टू ए ई ये भी दिया गया है ना। और इट इज़ गिवन दैट एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ई ए सी, है ना। अब ये चीज़ हमें दिया गया है, सॉरी पीछे चला गया, हाँ एंगल सॉरी कहाँ पलट दिया मैंने, हाँ एंगल बी ए डी एंगल बी ई ए सी के बराबर है। अब हम एंगल सी ए डी दोनों में दोनों साइड जोड़ देते हैं, है ना। तो ये एक एडिशन मतलब ये अलग से सोचना पड़ा, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा अपने मन से सोचना पड़े क्वेश्चन में। वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो एग्ज़ाम में पूछा सकता है। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको पक्का पता होना चाहिए, मतलब सॉल्व करके इसके प्रैक्टिस कर। तो एंगल सी ए डी दोनों साइड इक्वल में हमने दोनों साइड ऐड कर दिया, तो इक्वलिटी स्टिल विल होल्ड। तो इन दोनों एंगल को अब बी ए डी और सी ए डी को जोड़ोगे तो एंगल बी ए सी आएगा, और ई ए सी और सी ए डी को जोड़ोगे एंगल डी ए ई आएगा। सो पीछे के दो
क्राइटेरिया मतलब इक्वेशन 1 एंड 2 में जो है हमारा इक्वलिटी है, और इस वाली इक्वलिटी को यूज करते हुए SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि एंगल मतलब ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और C कॉन्ग्रुएंस मतलब कोरिस्पोंडिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग पार्ट इक्वल होते हैं, उसको यूज करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि BC इक्वल टू DE, जो कि BC कोरिस्पोंड टू DE, तो BC और DE आपस में इक्वल होंगे, तो ये प्रूव हो जाता है। उसी तरीके से आगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि AB इज अ लाइन एंड P इज द इट्स मिड पॉइंट। AB एक लाइन है और P इसका मिड पॉइंट है। D एंड E आर द पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB के सेम साइड में दो पॉइंट है, और BAD एंगल EBE के एंगल BAD और एंगल ABE ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये दिया गया है, और एंगल EPA ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये भी दिया गया है जो हमने मार्क किया है। हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल DAP मतलब ये वाला ट्रायंगल EP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, और अगर हम उसको प्रूव कर देंगे तो CP/CT रूल के थ्रू हम AD इक्वल टू B के बराबर प्रूव कर सकते हैं। तो हमें क्या क्या दिया गया है, 3 चीज़ें दी गई हैं, हमने उसको लिख लिया। चूँकि P मिड पॉइंट है AB का, तो AP इक्वल टू BP है, BAD ABE के एंगल के बराबर है, एंगल EPA एंगल DPB के बराबर है, और हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ट्रायंगल DAP और ट्रायंगल EBP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, सो हम दोनों ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। AP इक्वल टू BP ऑलरेडी गिवन है, जो कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, और एंगल BAB इक्वल टू एंगल ABE ये भी गिवन है, एंगल BAD है, ये BAB नहीं है, ये BAD है ना। तो दोनों ट्रायंगल एंगल BAD इक्वल टू एंगल ABE, इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं जैसे BAD एंगल है तो एंगल PAB भी बोल सकते हैं ना, PAD है तो एंगल PAD एंगल PBE के बराबर होगा, क्योंकि आप चाहे ये एंगल लो इधर एंगल PAD लो, ये एंगल तो वही सेम एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। सो इस तरीके से एंगल EPA इक्वल टू एंगल DPB के बराबर दिया गया है। सो यूजिंग लाइन पेयर लीनियर एंगल पेयर को प्रॉपर्टी को अगर आप यूज करके हुए करते हो, सो लीनियर पेयर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एंगल EPA और एंगल EPB ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल DPB और एंगल DPA है ना, एंगल DPB और एंगल DPA इनका सम 180 डिग्री होगा। अब सब्सट्रैक्टिंग एंगल EPA एंड सब्सटीट्यूटिंग एंगल EPA एंगल DPB, तो हमें एंगल EPA और एंगल DPB इक्वल है, ये दिया गया है ना। तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री एक एंगल यहाँ से इस वाले से हमने एंगल EPA निकाला और यहाँ से एंगल DPB निकाला, तो एंगल EPA की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस EPB, तो हमने यहाँ पे एंगल 180 माइनस EPB लिखा। दूसरे साइड में DPB की जगह पे 180 डिग्री माइनस एंगल DPA लिखा है। यहाँ पे DPB की वैल्यू क्या होगी 180 माइनस एंगल DPA है ना, तो वो दोनों लिखा। 180 कट जाएगा तो एंगल EPB इक्वल टू एंगल DPA, तो एंगल EPE इक्वल टू एंगल DPA, तो ये एंगल हमने प्रूव कर दिया इस एंगल के है ना, ये एंगल इस एंगल के बराबर प्रूव कर दिया, ये एंगल के बराबर है ही है ऑलरेडी, और ये साइड के बराबर है। तो हमने दो एंगल और उसके बीच का साइड, तो दो एंगल मतलब A
और उसके बीच का साइड मतलब ASA क्राइटेरिया है ना, यहाँ पे ASA क्राइटेरिया यूज होगी। दो एंगल और उसके बीच का साइड है, तो ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये प्रूव हो गया। और दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT रूल को यूज करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इन दोनों ट्रायंगल में क्या है कि AD और BE, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। सो AD इक्वल टू BE हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को हम इस लेक्चर में कवर कर लेते हैं, मतलब इस लेक्चर में। और इस लेक्चर में ये कवर करने के बाद ये लेक्चर यहीं पे एंड करेंगे, मतलब ये वीडियो एंड करेंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 में आगे की जो थ्योरी है और आगे की जो दोनों एक्सरसाइजेज हैं वो कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल ABC और राइट एंगल एट C, मतलब इन राइट ट्रायंगल्स ABC राइट एंगल M इज द मिड पॉइंट। हाँ ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC दिया गया है जिसमें C 90 डिग्री होगा, M इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज AB and C is joined to the M, okay, and M is extended, मतलब M produced to a point D such that DM equal to DC है ना, DM equal to CM, मतलब ये इसके बराबर है, ये इस तरीके से प्रोड्यूस हुआ। पॉइंट D इज द जॉइंट टू द पॉइंट B, और इस D पॉइंट को हमने B से ज्वाइन कर दिया। हमें ये प्रूव करना है, इसमें 4 पार्ट है, चारों को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें AMC और BMD दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो उससे पहले हमें क्या क्या दिया गया है वो हम लिख दिए। तो एंगल ACB 90 डिग्री है और AM इक्वल टू BM, क्योंकि MAB हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है तो AM इक्वल टू BM ये दिया हुआ है। M इज द मिड पॉइंट, DM इक्वल टू CM, ये हमारा कॉन्स्ट्रक्शन से है। तो ये 3 चीज़ हमें दिया हुआ है। हमने सबसे पहले पार्ट 1 को प्रूव करने के लिए AMC और BMD ट्रायंगल को कंसीडर किया। तो AMC और BMD ये दोनों ट्रायंगल हो गए। तो इसमें AM इक्वल टू BM हो गया, CM इक्वल टू DM हो गया, ये दोनों चीज़ें गिवन है ऑलरेडी। और DMB इक्वल टू AMC, DMB इक्वल टू, चूँकि हाँ DM अगर आपने DMB लिखा, जैसे देखो DMB लिखा तो उल्टे सीक्वेंस में जा रहे हो, तो अगर आपने DMB लिखा तो यहाँ पे CMA, यहाँ भी उल्टे डायरेक्शन में आपको जाना पड़ता है। एंगल CMA इक्वल टू DMB, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल पेयर है, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे 2 साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल है। तो यहाँ पे SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल AMC और ट्रायंगल BMD आपस में इक्वल हैं। ओके, सो ये हमारा प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। दूसरा पार्ट में AMC BMD के हमने इक्वल प्रूव कर दिया है, और दूसरे पार्ट में हमें ये प्रूव करना है कि क्या है, एंगल DBC इज राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल। तो एंगल DBC ये वाला एंगल हमें राइट एंगल प्रूव करना है, ये वाला एंगल है ना, ये हमें प्रूव करना है कि राइट एंगल है दूसरे पार्ट में। सो CPCT रूल के थ्रू DB इक्वल टू CA होगा, मतलब DB इक्वल टू CA, DB मतलब ये इसके बराबर होगा, है ना, DB इक्वल टू CA, सही है। DBM इक्वल टू CAM, सो एंगल DBM इक्वल टू एंगल CAM, मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा CPCT रूल को यूज करते हुए। ओके, हाँ, तो ये हो गया। और एंगल MDB इक्वल टू एंगल MCA, एंगल MDB क्या हो गया, MDB मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये भी CPC मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये साइड इस साइड के बराबर होगा CPCT रूल को यूज करते हुए। अब एंगल DBC अगर जिसको कि हमें 90 डिग्री हमें प्रूव करना है, एंगल DBC हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो एंगल DBC, एंगल DBM और एंगल MBC है ना, एंगल MBC इन दोनों का सम है। सो DBM और MBC की वैल्यू यहाँ से हम
DBM और MBC है। तो DBM की वैल्यू यहाँ से CAM के बराबर है, तो DBM की जगह पे हमने इसको यूज करके यहाँ पे CAM पुट कर दिया, तो CAM प्लस MBC। सो एंगल CAM प्लस एंगल MBC, ये फ्रॉम द इक्वेशन 2 ये हो गया। और DBM और CAM के बराबर है, तो DBM CAM के बराबर है, तो ये हो गया। तो एंगल CAB, हाँ, सो एंगल CAM क्या हो गया, यहाँ पे CAM ये हो गया। तो एंगल CAM को एंगल CAB भी लिख सकते हैं ना, यहाँ तक एक्सटेंड कर दे के CAM, अगर ये एंगल है तो इसी को एंगल एक्सटेंड करते हुए ऐसे आएगा ना। तो एंगल CAM और एंगल CAB सेम चीज़ है, CAM की जगह पे एंगल CAB लिख दिया। उसी तरह के एंगल MBC की जगह पे एंगल ABC लिख दिया, है ना। MBC है तो ये MBC सेम एंगल को ABC भी रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ पे ABC लिख दिया। MBC की जगह पे हमने ABC लिख दिया और CAM की जगह पे CAB लिख दिया, क्योंकि दोनों सेम एंगल है। अब इसको हमने इक्वेशन 4 कंसीडर कर दिया। अब हम ये जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो जो हमने ट्रायंगल ये लिया है ACB, ट्रायंगल ACB में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो गया। तो CAB और ACB है ना, नहीं, ABC और CAB ये दोनों का सम एंगल DBC के बराबर है। तो यहाँ पे चूँकि ये ऑलरेडी दिया गया है कि एंगल ACB हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल ACB की जगह पे 90 डिग्री रख दिया। और CAB और ABC हमारा एंगल DBC के बराबर है, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख दिए, DBC लिख देंगे। या मैं तो डायरेक्ट बोल दिया, तो आप ऐसा करो, आपने ACB की वैल्यू रख के एंगल CAB प्लस एंगल ABC का सम निकाला तो वो 90 डिग्री आया। तो अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 से CAB और ABC इक्वल टू एंगल DBC है, तो उसको लोगे तो एंगल ABC 90 डिग्री के बराबर प्रूफ हो गया, है ना। CAB और एंगल CABC का सम क्या है, एंगल DBC है, तो यहाँ पे पुट करोगे तो एंगल DBC इक्वल टू 90 डिग्री है, तो ये दूसरा पार्ट भी प्रूव हो गया। ओके, और नाउ अब तीसरे पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ पे DO ट्रायंगल DBC और ACB और DBC, सॉरी, ट्रायंगल DBC, ये बहुत सारा इसमें लिखे पढ़ दिया है, इसको थोड़ा थोड़ा मिटा देता हूँ, है ना। तो अब हमें ट्रायंगल DBC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इसको आपस में कॉन्ग्रुएंट है ये प्रूव करना है। सो इसमें DB इक्वल टू AC, इक्वेशन 1 से हमने CPCT रूल को थ्रो, यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 से DB इक्वल टू AC है, एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB, राइट एंगल ट्रायंगल है, दोनों 90-90 हमने प्रूव किया, और BC इक्वल टू BC कॉमन है। तो यहाँ पे दो साइड्स और उसके बीच का एंगल है शायद, हाँ, दो साइड एंगल DBC क्या एंगल DB, हाँ, दो साइड, ये इसके बराबर प्रूव ही किया है, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है दोनों में, है ना। सो दो साइड्स और उसके बीच का एंगल का क्राइटेरिया यूज करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल, द SAS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया को यूज करते हुए बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। ओके, सो लास्ट पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, CM इक्वल टू हाफ AB हो, ये सब प्रूव करना है। सो हमने DBC और ACB एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है, ये पार्ट 3 में प्रूव किया। अगर पार्ट 3 में प्रूव किया तो DC इक्वल टू AB होगा, DC इक्वल टू AB मतलब DC इक्वल टू AB ये हुआ, है ना। इसको हमने कैसे सेलेक्ट किया, चूँकि हमें AB के बराबर CM को प्रूव करना था, एक तरफ तो AB आएगा, तो DC इक्वल टू AB है और DC का सम DM इक्वल टू CM है, मतलब DC को DM प्लस CM के बराबर लिख सकते हैं, जो कि M DC का मिड पॉइंट मतलब हाफ पे है। तो DM प्लस CM इक्वल टू DC इक्वल टू AB हो गया, और DM CM के बराबर है, ये हमने पीछे हमारा ऑलरेडी दिया गया है ना, DM
सॉरी कहाँ गया, डी एम सी एम के बराबर है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन से ही है ना। तो डी एम सी एम के बराबर है, तो डी एम, तो यहाँ पे सी एम को हाफ ए बी के बराबर करना है, तो डी एम की जगह पे हम सी एम रख दिए, तो सी एम प्लस सी एम इक्वल टू ए बी है, तो डो सी एम इक्वल टू ए बी, तो सी एम इक्वल टू हाफ ए बी हो गया। ओके, तो ये फोर्थ पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। सो अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन और पीछे हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 और 8, तो 6 और 8 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप मतलब अच्छे से समझ लेना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आगे का जो अदर टॉपिक्स है और जो एक्सरसाइजेज हैं आगे के, वो हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ऑलरेडी आई थिंक वो 1.5 घंटे का हो चुका है, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं टू कवर remaining topics of this chapter. So okay, bye bye, thank you.